गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात किया था इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। ओके, लास्ट क्लास में हमने बात किया था इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज एनर्जी। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन से होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो के थ्रू हम इस चैप्टर को एंडिंग तक ले जाएंगे। आज हम इस चैप्टर को फिनिश आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नए स्टार्टिंग से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिएगा हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स वो सोर्सेज जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं नेचर में, कि जो कंटिन्यूसली नेचर के अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं। और यू कैन से हम एक टाइप से कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इसके बाद देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है वो कौन सा है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बोले तो हमें जो सनलाइट से एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज आती है, कैसे यूज आती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो सब अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हमने लिखा कि जो सन से मिलने वाली टोटल एनर्जी है उसका 47% ही अर्थ की सरफेस पर रीच कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से 47% है ना, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, और सोलर एनर्जी यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, ये अबंडेंट फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने कुछ यहाँ पे लिखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि क्या क्या फायदे हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस है, कहाँ पे हमको कैसे लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, लिमिटेशंस कि कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे क्या। पोल्यूशन जीरो। ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट सनलाइट के लिए कोई पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बात की कि उसके एडवांटेज क्या फायदे हैं इसके। पोल्यूशन नहीं है, अबंडेंट अमाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी बात है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहला लिमिटेशन कि जो सरफेस के ऊपर सनलाइट होती है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते एनर्जी का। ऐसे थोड़ी पंखा है, पंखे को रूम में रख दिया, चलने लग गया, सीधी एनर्जी नहीं है ना। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली एट ऑल प्लेसेस, कि भाई हर जगह पे ये थोड़ी है कि हर जगह पे अच्छी धूप निकल रही है, हर जगह पे सनलाइट है जो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, और रात में और बारिश के मौसम में क्लाउडी रेंजिंग में तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है इसकी लिमिटेशंस है कि भाई एक तो डिफ्यूज एनर्जी पहुंचती है यहाँ तक, जिसकी वजह से हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अप्लाइंसेस लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। और भाई यूनिफॉर्म भी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। और दूसरी, रात में और जो बारिश का मौसम है, मानसून सीजन है, क्लाउडी सीजन से उसके अंदर भी विजिबल नहीं है, क्योंकि जब क्लाउड्स है तो फिर सनलाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो यूज कैसे हो। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर डिवाइसेस की। कौन कौन से डिवाइसेस हम सोलर एनर्जी से चला सकते हैं, उनको काम में ले सकते हैं, कैसे कैसे सोलर एनर्जी से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर कुकर की, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। भाई कुकर देखो नाम आ रहा है कुकर, दैट मीन्स फॉर कुक फूड। इसके बाद
इससे एक फायदा होता है कि फ्यूल बचता है। भाई एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई और इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे फ्यूल डालते हो तो फिर वो बच रहा है हमारा, एक दूसरे वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, दूसरा कोई पोल्यूशन नहीं होता सोलर पेपर से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका वही कि जो फूड को कंप्लीटली कुक होने में टाइम लगता है ना, वो यूजुअली से ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे स्लोली हीट होकर कुक होता है फूड। तो उससे क्या होगा कि जो हम फूड कुक कर रहे हैं ना, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो डैमेज नहीं होते स्लो कुकिंग से। इम्पोर्टेंट है कि जो फूड है उसके स्लो कुकिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स डैमेज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट वन है सोलर पैनल। इससे पहले हम सोलर सेल पढ़ते हैं। देखो सोलर सेल वो डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आता है। इसको धूप में रखा, ठीक है, तो उसके अंदर सोलर सेल लगा है। सोलर सेल क्या करेगा, उस सोलर लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद ये देखो किस चीज का, सिलिकॉन का बना हुआ होता है सोलर सेल। इसे यूजेस क्या क्या है भाई, ये देखो सैटेलाइट्स होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। वहाँ पे एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करें, सोलर सेल का, ठीक है। कैलकुलेटर्स में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है, जो अपने स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें यूज होता है, और भाई रेडियो टीवी ट्रांसमिशन में भी यूज होता है और सोलर सेल। अब इसके बाद इसी का एक कंपोनेंट है सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल को जोड़ के हमने बना दिया सोलर पैनल। इसके बाद ये सोलर सेल ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और कमर्शियल लेवल पर यूज लेवल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में आता है सोलर पैनल, ठीक है। अभी इसके बाद की क्लास में हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है, ठीक है, जो कि नॉन कन्वेंशनल है, उनको हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन से डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं किस हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी फ्रॉम द सी, कि जो वाटर है उससे कैसे एनर्जी ली जाए, ठीक है, देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, हम बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सी, ठीक है। तो सी से दैट मीन्स की वाटर से हम किस टाइप से एनर्जी गेन कर सकते हैं। There are three types. The first one is tidal energy, ठीक है। Tidal energy क्या होता है, the energy possessed by rising and falling of water tides. Tides क्यों होते हैं, due to the attraction force between moon and earth, ठीक है। उसकी वजह से जब वाटर का अप एंड डाउन फ्लोइंग होगा तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, टाइडल एनर्जी। उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं कि वहाँ पे टाइडल डैम्स बना सकते हैं, ठीक है, बाय ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग टाइडल डैम्स बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, वही जो हमने वो हाइड्रो एनर्जी के अंदर पढ़ा था, डैम्स बनाए, उसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू वाटर को नीचे भेजा और वो काइनेटिक एनर्जी को टर्बाइन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये थी टाइडल एनर्जी, ठीक है, जिसके अंदर टाइड्स की हेल्प लेते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। टाइड्स क्यों होते हैं, जो अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से टाइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेव एनर्जी। वेव एनर्जी देखो, वेव फॉर्मेशन होती है ना वाटर के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो वाटर की सरफेस के ऊपर एयर करंट फ्लो करता है, हाई स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, उसकी वजह से जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम चेंज कर लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस टाइप की एनर्जी को हम बोलते हैं वेव एनर्जी, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ फास्ट विंड ब्लोइंग से। ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। देखो कि जो सरफेस, देखो सरफेस है वाटर सरफेस, सन से हीट हुआ, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सरफेस का, बट जो वाटर लेवल है नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर
वहाँ पर उसमें डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है। और वाटर वेपर बन जाएगा, उस वेपर को हम स्टोर करेंगे और वाटर वेपर एनर्जी को, वाटर की वेपर एनर्जी को किसमें करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। देखो देखा हमने, सरफेस वाटर हीटेड बाय सन, एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन डेप्थ एंड सरफेस ऑफ ओशन, ठीक है। वेपर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमने बात की है एनर्जी फ्रॉम द सी, वाटर से कैसे कैसे ओशन से हम कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल। जियो मतलब अर्थ, ठीक है। थर्मल दैट मींस हीट। जियो का मतलब अर्थ एंड थर्मल मींस हीट। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ की जो इंटरनल हीट है, अर्थ की क्रस्ट में जो हीट है, उसको हम एनर्जी के रूप में काम में लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, वोल्केनोज होते हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर जो मेटल्स होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं, उनके अंदर हीट एनर्जी होती है, ठीक है। उस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और टाइप की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखो लिखा, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट एज हीट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो स्पेशल ऐसे हॉट रीजन्स होते हैं आपके अंदर, जहाँ पर वोल्केनोज वगैरह होते हैं, तो हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट बचा है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी जो किसी एटम के न्यूक्लियस से हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। काम कैसे करती है न्यूक्लियर एनर्जी, देखो सबसे पहले दो टाइप्स में काम करती है, तो फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूज मतलब जुड़ना, ठीक है। फ्यूजन मतलब डिवाइड होना, अलग अलग। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। देखिएगा हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई। जब वो रिएक्शन होती है, एक हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा छोटे लाइट वेट के लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर चेंज होते हैं, उठते हैं, और उस टाइम पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि उस ब्रेकडाउन के अंदर कहीं ना कहीं एक जो न्यूक्लियाई जो टोटल वेट था, ठीक है, वो नहीं बन पाता, एक मेटल लॉस्ट कर जाता है, लॉस्ट मेटल जिसे बोलते हैं, और उसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज इज ड्यू टू द लॉस ऑफ मैटर इन फ्यूजन। देखो एग्जांपल बताया, मान लो 4 यूनिट था बड़ा न्यूक्लियस, तो ये 3 में डिवाइड हो गया, 1 फिर भी 1 रिमेनिंग है ना, 1 मैटर लॉस्ट, और उसी लॉस्ट मैटर की वजह से क्या होता है, फ्यूजन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एग्जांपल देखो, फ्यूजन ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस 10 मिलियन times much energy as compared to a single atom of carbon burned in the combustion of coal। कि जब हम कोल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में यूरेनियम का एक न्यूक्लियस 1 करोड़ 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, कार्बन का एक एटम कोल में, ठीक है। तो देख लो भाई कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। आप बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन कैसे फ्यूज हो रही है न्यूक्लियर, ठीक है। जो लाइट वेट के लाइटर न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो रही है, ठीक है। तो फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्म कर रही है, ठीक है। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो लिखा, 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियस, 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करती है। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उस टाइम पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो रिलीज होने का रीजन वही लॉस्ट मैटर है। कैसे देखो, छोटे न्यूक्लियस थे 1 यूनिट थे, ठीक है। इसके बाद 4 में मिलकर 3 यूनिट का एक बनाया, 1 मेटल लॉस्ट हो गया ना, 1 मेटल लॉस्ट हुआ, उसी लॉस्ट मैटर की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन 1s2 बनाया, 1s3, 1s4 होना चाहिए था ना, 1s3, और एक ही अलग से बाहर रह गया लॉस्ट मैटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी, सोच रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी की ताकतवर है, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करके देती है, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को ही यूज में क्यों नहीं लेते, ठीक है। उसके पीछे के रीजन है, देखिएगा।
क्यों नहीं लेते, उसके हैजार्ड्स हैं, नुकसान क्या हैं। कंटिन्यू डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, और डिके किस में होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उनके एटम के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं उसके अंदर। और वो कैसे हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, इस वजह से। सेकेंड वन, इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, कि भाई देखो जो इनका वेस्ट, उसमें कुछ वेस्ट तो निकलता ही, उस वेस्ट का जो डिस्पोजल है ना, कि उसको कैसे रखा जाए, कहाँ पे डिस्पोज किया जाए, वो इम्प्रॉपर होता है, ठीक है, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट का कंटामिनेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद एक थर्ड जो इम्पोर्टेंट वजह है इनको यूज ना करने की, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, ड्यू टू द लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, रिएक्टिव रेडिएशन की रिलीज, लीकेज की वजह से, ठीक है, रेडिएशन से रिलीज हो जाती है बहुत, मतलब टिपिकल कंडीशंस होती हैं। देखो लिखा, इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल लीड्स टू एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड लास्ट वन इज हायर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू लीकिंग ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस। न्यूक्लियर रेडिएशन की लीकिंग की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो 4 पार्ट्स में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, एक चैप्टर की 4 वीडियोस 15-15 मिनट की, दैट मीन्स 1 घंटे में एक चैप्टर किया है हमने, ठीक है। वी हैव डन दिस एज फास्ट एज पॉसिबल, इससे फास्ट कोई करा नहीं सकता। हमने 4 वीडियोस में चैप्टर को कवर किया है पूरे को, ठीक है। आगे भी ऐसा ही होगा, 4 दिन 4 वीडियोस एक चैप्टर कंप्लीट, दैट मीन्स 1 घंटे में एक चैप्टर यूट्यूब से, ओके। हैव ए गुड डे, गुड लक।